हाँ, फिर सबसे पहले हमने इस इलाके में काम शुरू किया। आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि कितना मुश्किल काम था, बल्कि शायद ये कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि ये एक हरकुलीन टास्क था। शुरू-शुरू में हम जहाँ जाते थे, हमसे ताउन नहीं किया जाता था। बाज़ जगहों पर तो हमारे मेंबर्स पर हमले भी किए गए, हम पर दबाव डाला गया मुख्तलिफ फैक्ट्रीज़ की तरफ से कि हम ये काम ना करें। उन्हें खौफ था हम वहाँ जाके लोगों में शऊर आएगा तो उनका बिज़नेस ठप हो जाएगा, और ये खौफ बिल्कुल दुरुस्त था। जिन हालात और शराइत पर वो लोग काम कर रहे थे, शऊर हासिल करने पर सबसे पहले वो इन फैक्ट्रीज़ के लिए काम करना ही छोड़ते। हमारी साबित कदमी ने एक तरफ तो इन इलाकों के लोगों में हम पर एतमाद बढ़ाया, बल्कि दूसरी तरफ हमें देखकर बहुत ही दूसरी NGOs भी मैदान में आ गईं और एक पूरा नेटवर्क कायम हो गया। अगर उसे उमर की बातों में सच्चाई नज़र आई थी तो उस शख्स के लहजे में भी वो कोई फ़रेब ढूंढने में नाकाम रही। उसकी उलझन बढ़ गई थी, अपनी सेंस ऑफ जजमेंट। उसे उमर की बात याद आई, मगर उसे इस्तेमाल कैसे करते हैं उसने सोचा था। हम लोग ग्रुप्स बना कर सारा दिन एक गांव से दूसरे गांव और दूसरे से तीसरे गांव फिरते रहते हैं। हमें एक एक घर जाना पड़ता है, वहाँ सारे कवायफ इकट्ठे करने पड़े। घर में अफराद की तादाद कितनी है, उनमें औरतें कितनी हैं और उनकी उम्रें क्या हैं, मर्द कितने हैं और किस उम्र के हैं, बच्चों की तादाद क्या है और किस उम्र के हैं, घर में काम करने वाले अफराद की तादाद क्या है और वो किस काम से मुंसलिक हैं, उनकी आमदनी कितनी है, घर में कौन कौन सी सहूलतें हैं, क्या बच्चे स्कूल जाते हैं, घर में ख्वानदा अफराद कितने हैं। ये सब कुछ जानने के लिए हमें बड़े पापड़ पेलने पड़े, क्योंकि लोग हमें शक की नज़र से देखते थे और मालूमात छुपाते थे या गलत मालूमात देते थे या फिर बात ही नहीं करते थे। हमें इन मालूमात की ज़रूरत इसलिए थी ताकि हम इन लोगों के मसाइल हल करने के लिए कोई प्रॉपर प्लानिंग कर सकते। उसके उलझे हुए ذहन में अब कुछ और गूंज रहा था। NGO जब यहाँ आए तो उन्होंने दही इस्लाहात और सोशल डेवलपमेंट का नाम लेकर हक़ाइक़ और अदाद शुमार इकट्ठे करने शुरू कर दिए। किस इलाके में किस उम्र से किस उम्र तक के बच्चे काम कर रहे हैं, फुटबॉल इंडस्ट्री से मुंसलिक औरतों की तादाद क्या है, बाउंड लेबर की उजरतों का रेट क्या है और इन लोगों को किस तरह सहूलियात मैसर हैं। ये सारा डाटा इकट्ठा किया गया है और आप देखिएगा लीजिए बीवी, आइंदा चंद सालों में चाइल्ड लेबर और बाउंड लेबर के हवाले से इन्हीं इलाकों के मुतालिक इंटरनेशनल मीडिया खासा शोर मचाएगा। कुछ पाबंदियाँ भी लगाई जाएंगी। उसने अपने ज़हन से उमर की आवाज़ को झटकते हुए दोबारा उस शख्स की आवाज़ पर तवज्जो देना शुरू की। ज़ाहिर है ये लोग किसी आदमी को तो घर के अंदर आने नहीं देते, इसलिए हमें लड़कियों की ज़रूरत थी जो ये काम कर सके। इसलिए आप लोग देखेंगे कि इस इलाके में काम करने वाली सारी NGOs के साथ लड़कियों की एक बड़ी तादाद वाबस्ता है। हम दो दो लोगों का एक ग्रुप बनते हैं जो एक लड़की और एक लड़के पर मुश्तमिल होता है। ये लोग अपने मखसूस इलाके में जाते और ख़ुद को बहन भाई ज़ाहिर करते, इस इलाके के इमाम मस्जिद से रब्ता करते, फिर उसके ज़रिए से बाकी लोगों से वाक़फ़ियत हासिल करते। लड़कियों का घर के अंदर आना जाना शुरू होता। वो उनकी ज़रूरत की छोटी मोटी चीज़ें साथ ले जाते, दवाइयाँ, साबुन, खुश्क दूध, बिस्किट और इस किस्म की छोटी मोटी दूसरी चीज़ें। आहिस्ता आहिस्ता वो लोगों का एतमाद हासिल करने लगे और फिर कवायफ इकट्ठे करना आसान हो गया। मालूमात हासिल करने के बाद दूसरा मरहला था कि इन लोगों तक अपनी बात पहुंचाई जाए और उन्हें इन बातों को मानने के लिए कायल किया जाए। ये काम ज़्यादा मुश्किल था, मगर बहरहाल किसी न किसी तरह हमने ये काम भी शुरू कर दिया। हमारे 4 बुनियादी मकासद थे: चाइल्ड और बाउंड लेबर का ख़ात्मा, बच्चों के लिए तालीम की फ़राहमी, बुनियादी सहूलियात की फ़राहमी और इन इलाकों में रोज़गार के बेहतर मौक़े और बेहतर उजरत की फ़राहमी। और इसके अलावा भी कुछ और चीज़ें थी जो हम करना चाहते थे, मगर वो इतनी अहमियत की हामिल नहीं थे। हम इस इलाके और वहाँ के रहने वालों की ज़िंदगियों में क्या तब्दीलियाँ लेकर आए हैं, ये आप तभी जान जाएंगे जब आप खुद वहाँ जाएंगे, लोगों से बातें करेंगे और इन तब्दीलियों को अपनी आंखों से देखेंगे। हमें ये दावा नहीं है कि हमने सब कुछ तब्दील कर दिया है। ज़ाहिर है हम अभी भी काम कर रहे हैं और तब्दीली एक मुसलसल अमल का नाम है, लेकिन हमने एक अहम काम का आगाज़ ज़रूर किया है और शायद जितनी बेहतरी NGOs वहाँ लाई हैं इतनी कोई हुकूमत भी नहीं ला सकती थी। शैला ने उसे कोनी मारकर मुतवज्जा किया। क्या तुम्हें अभी उन पर शक है? क्या तुम्हें शक है? उसने जवाबन पूछा। पता नहीं, मैं तो बहुत ही कंफ्यूज हूँ। एक तरफ उमर की बातें, दूसरी तरफ ये लोग, अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकती। शैला भी उसी की तरह उलझी हुई थी। अभी तो ये सब कुछ ज़बानी बता रहे हैं, जब हम गांव में जाकर रहेंगे तभी हमें अंदाज़ा हो सकेगा कि ये वाकई सच बोल रहे हैं या फिर ये वाकई कोई स्टंट है, उसने शैला से कहा। वो आदमी एक बार फिर बोलना शुरू कर चुका था। अब वो अपनी NGOs के बारे में मालूमात फराहम कर रहा था और उसकी कारकर्दगी के हवाले से कुछ हक़ाइक़ पेश कर रहा था। सब लोग बेहद संजीदगी से उसकी बातें सुनने में मसरूफ़ थे। पहली बार अलीज़े को अंदाज़ा हुआ कि सच और झूठ को पहचानना कितना मुश्किल काम है। सेंस ऑफ जजमेंट हर बंदे के पास होती है, और अगर हो भी तो ज़रूरी नहीं कि उसको इस्तेमाल करने की सलाहियत भी सभी के पास हो।
कम अज़ कम उसके लिए तो ये सब बहुत बहुत मुश्किल था। अगर उमर के पास ठोस एतराज़ात थे तो इस चीज़ की उनके पास भी कमी नहीं है। अगर वो लॉजिक की बात करता है तो ये शख्स भी हर चीज़ को मंतकी बनाकर ही पेश कर रहा है। अगर उमर की बात में सच्चाई नज़र आई थी तो झूठा तो ये आदमी भी नहीं लग रहा था। फिर मैं ये कैसे तय करूँ कि कौन सही है और कौन गलत है? वो जितना सोच रही थी उतना ही उलझती जा रही थी। इस औरत ने एकदम आगे बढ़कर उमर का माथा चूम लिया। अलीदे ने उमर को जैसे करंट खाकर 2 कदम पीछे हटता देखा। उस औरत ने एक बार फिर आगे बढ़कर उमर के कंधों पर हाथ रखना चाहे, मगर इस बार उमर ने अपने हाथों से उसके बाजुओं को पीछे हटा दिया। प्लीज़, ये काफ़ी है, अलीदे ने उसे करख्त लहजे में कहते सुना। उसका इशारा वाज़ेह तौर पर उस औरत के इस वालियाना इज़हार मोहब्बत की तरफ था। अलीदा हक्का बक्का उमर और इस औरत का चेहरा देख रही थी। इस औरत का चेहरा यकदम जैसे बुझ गया। उमर अब नानो को देख रहा था। तुम कैसे हो उमर? इस बार इस औरत ने वहीं खड़े खड़े पूछा था। मैं ठीक हूँ, उमर ने नज़रें मिलाए बगैर जवाब दिया। ज़ारा आओ यहाँ बैठो। उमर, तुम भी बैठ जाओ, इस तरह खड़े खड़े बातें करना मुनासिब नहीं। नानो ने पहली बार मदाखलत करते हुए कहा। अलीदे ने इस औरत को पलट कर अपनी जगह जाते देखा। अलीदे ने उमर को किसी कश्मकश में मुब्तला पाया, यूँ जैसे वो तय न कर पा रहा हो कि उसे इस औरत के पास जाकर बैठना चाहिए या नहीं। बेला आखिर वो जैसे किसी नतीजे पर पहुंच गया। अलीदे ने इसे बेआवाज़ कदमों से नानो के सोफे पर बैठते देखा। इस औरत की नज़र मुसलसल उमर पर टिकी हुई थी, जबकि उमर मुसलसल अपनी नज़रें नीचे झुकाए हुए था। अलीदे की हैरानी में शिद्दत आती जा रही थी। आखिर ये औरत कौन है जो इस तरह यहाँ आई है, जिसे नानो चाय पिला रही हैं और जो उमर को देखकर यूँ बेख्तियार हो गई है? उसका देन अजीब सी सोच में उलझा हुआ था। लाउंज में मुकम्मल खामोशी थी। शायद किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि बात कैसे शुरू की जाए। अलीदे अपनी जगह खड़ी सोफ़ों पर मौजूद तीनों किरदारों को देख रही थी। सब कुछ जैसे यकदम ही बहुत पुरअसरार हो गया था। वो मुंतज़िर थी कि उनमें से कोई गुफ्तगू का आगाज़ करे और वो इस इसरार को हल कर सके। इस औरत ने अचानक अलीदे को देखा। उसकी नज़रें कुछ देर के लिए उस पर ठहर गईं। अलीदे उसकी नज़रों से नर्वस हो गई। नानो ने उस औरत की नज़रों का ताक़ुब किया। ये अलीदे है, उन्होंने उस औरत से जैसे उसका तारुफ करवाया। अलीदे? उस औरत ने इस्तफहामिया नज़रों से नानो को देखा। हाँ अलीदे, समीना की बेटी। ओह हाँ अलीदे, क्या समीना यहीं होती है? नहीं, वो ऑस्ट्रेलिया में होती है। अलीदे मेरे पास रहती है। नानो ने मुख्तसरन उसका तारुफ करवाया। अलीदे, ये उमर की मम्मी हैं। अलीदे का मुंह नानो के इस तारुफ पर खुल गया। एक नज़र उसने इस औरत को देखा जिसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट उभरी थी। दूसरी नज़र उसने उमर पर डाली। वो अब भी सर झुकाए बैठा था। हेलो, उसने बिलाए आखिर उन्हें मुखातिब किया। हेलो, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, उसने कुछ उलझे हुए अंदाज में कहा। अलीदे, आओ, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी हैं। नानो ने यकदम उठते हुए उसे मुखातिब किया। उसका दिल उछल कर हलक में आ गया। क्या वो उसे अब डांटना चाहती थी? नानो इन दोनों को वहीं छोड़कर लाउंज से बाहर निकल गईं। अलीदे ने बेजान कदमों से उनकी पैरवी की। मैं तुम्हें इसलिए बाहर ले आई हूँ ताकि वो दोनों आपस में गुफ्तगू कर सकें। बाहर निकलते हुए नानो ने उससे कहा। मगर उमर की मम्मी कहाँ से आ गई? उसने खुदा का शुक्र अदा करते हुए नानो से पूछा कि उन्हें याद नहीं रहा कि वो कहाँ गई थी। ज़ारा पाकिस्तान आई हुई है आजकल अपनी फैमिली के साथ। उसका दिल चाहा तो यहाँ मिलने आ गई। नानो ने अपने कमरे की तरफ बढ़ते हुए कहा। अपनी फैमिली के साथ? वो ठटक गई। हाँ भाई, अपनी फैमिली के साथ। 2 बेटे हैं उसके, शादी कर चुकी है, इंग्लैंड से आई है। मगर क्यों? क्यों का क्या मतलब है? ज़ाहिर अपने बेटे से मिलने आई है। वो उनके पीछे चल रही थी। क्या पहले भी ये उमर से मिलने के लिए आती रहती हैं? मुझे नहीं पता। उमर तो अभी चंद माह से ही मेरे पास है। अब ये उससे मिलती रही है या नहीं, उसके बारे में तो कुछ कहना खासा मुश्किल है। मगर हाँ, अलबत्ता जहांगीर पसंद नहीं करता कि ये उमर से मिले। अलीदे कुछ हैरान हुई। क्यों अंकल, जहांगीर क्यों पसंद नहीं करते? पता नहीं, मगर बस वो शुरू से ही कोशिश करता रहा है कि ज़ारा उमर से ना मिल पाए। ख़ास तौर पर अलहदगी के फ़ौरन बाद तो जहांगीर ने जानबूझकर उमर को उस बॉर्डर में करवाया था जहाँ ज़ारा के लिए जाना मुश्किल हो। अब पता नहीं, हो सकता है वो कुछ नरम पड़ गया हो और उमर का राब्ता माँ से हो, मगर पहले तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मगर अंकल, जहांगीर क्यों नापसंद करते हैं उमर का अपनी मम्मी से मिलना? बस दोनों में अलहदगी खासे ख़राब हालात में हुई थी। बहुत ज़्यादा झगड़े हुए हैं दोनों में। बात कोर्ट तक चली गई। वहाँ भी दोनों एक दूसरे पर बहुत से इल्ज़ामात लगाए।
शायद जहांगीर इसी वजह से उमर के इससे मिलने को नापसंद करता रहा। मगर अब इसमें उमर का तो कोई कसूर नहीं। अंकल जहांगीर ये क्यों नहीं सोचते? उसने उमर की तरफदारी करते हुए कहा। जहांगीर का दिमाग हमेशा ही बहुत गर्म रहा है। वो अपने मामलात में किसी दूसरे की सुनता है, ना ही किसी की मदाखलत पसंद करता है। फिर आपने दारा आंटी को अंदर क्यों बिठाया? उमर से मिलने क्यों दिया? अगर अंकल जहांगीर को पता चला तो वो आपसे भी नाराज़ हो सकते हैं। हाँ, नाराज़ हो सकता है, मगर मैं इतनी बेमुरव्वत तो नहीं हो सकती कि उसे अंदर ही ना आने देती या उसे अपने बेटे से ना मिलने देती। अब ना सही, मगर कभी तो वो इसी ख़ानदान का एक हिस्सा रही है। अगर जहांगीर अपनी आदत कुछ बदल लेता तो शायद इन दोनों में तलाक ना होती। दारा इतनी ख़राब लड़की नहीं थी। अच्छी थी, जहांगीर से मोहब्बत करती थी और भी खासी खूबियाँ थी इन दोनों की, एक दूसरे के साथ अच्छी गुजर सकती थी। मगर जहांगीर अब अगर वो बेटे से मिलने आती है तो मुझे तो उस पर कोई एतराज़ नहीं। आखिर उमर भी अब मैच्योर है। मैंने दोनों को मिलवा दिया अब, और फिर उमर को दारा से मिलना नापसंद होता तो वो अभी इनकार कर देता, मगर उसने नहीं किया। मैंने यही सोचकर दारा को उससे मिलवाया था। नानो अब अपने कमरे में आ चुकी थी। अलीज़ा उनके साथ चलते हुए उनकी बातें सुन रही थी, मगर उमर ने कभी भी अपनी मॉम का जिक्र नहीं किया। क्या कभी आपके साथ वो दारा आंटी की बात करता है? नहीं, मुझसे तो उसने कभी बात नहीं की, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि वो दारा को नापसंद करता है। बचपन में बहुत अटैच था ये दारा के साथ। जब जहांगीर और दारा में अलहदगी हो गई तो 5-6 माह ये खासा बीमार रहा। डॉक्टर ने जहांगीर से कहा कि वो उसे माँ के पास भिजवा दे, मगर जहांगीर उस पर तैयार नहीं हुआ। वो कहता था कि बीमार हो या ठीक रहे, उसे रहना जहांगीर के पास ही है। वो एकदम जैसे कुछ याद करके खामोश हो गई थी। फिर क्या हुआ नानो? अलीज़ा ने बड़ी बेताबी से पूछा। क्या होना था? दारा ने काफ़ी कोशिश की शुरू में उसे अपनी कस्टडी में लेने की, मगर बाद में उसने शादी कर ली। उमर की कस्टडी का केस तब कोर्ट में था। दारा खुद ही पीछे हट गई। जहांगीर ने उमर को जिस बोर्डिंग में रखा था वहाँ साइकोलॉजिस्ट उमर का इलाज करता रहा। आहिस्ता आहिस्ता ये ठीक हो गया, बाद में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। नानो आहिस्ता बाद में बताती जा रही थी। वो खामोशी के साथ उनकी बातें सुनती रही। बात करते करते अचानक नानो को याद आया। तुम कहाँ गई थी? मैं पूरे घर में ढूंढती रही, फिर चौकीदार ने बताया कि तुम उमर के साथ गई हो। वो उमर ने कहा था, मतलब मार्केट तक जाना चाह रहा था तो मैं वो गड़बड़ा गई। उसकी समझ में नहीं आया कि फौरी तौर पर नानो से क्या कहे। नानो कुछ देर उसे घूरती रही। उसके साथ मार्केट गई थी? जहाँ उसने सर हिलाया। कम अज़ कम बता तो सकती थी मुझे। मैंने कहा था, मगर उमर कह रहा था वो वापस आकर बता देंगे। उसने मनमनाते हुए कहा। गए कैसे थे तुम लोग? गाड़ी तो यहीं थी। पैदल गए थे, वॉक करते हुए। इतनी दूर पैदल जाने की क्या ज़रूरत थी? गाड़ी ले जा सकते थे। मैं परेशान होती रही। नानो ने अब कुछ सख्त लहजे में उसे झिड़का। सॉरी नानो। ठीक है, मगर आइंदा मोहतरात रहना। इस तरह बताए बगैर गायब होना कोई मुनासिब बात नहीं। तुम्हारा नाना अभी तक नहीं आते। वो आ जाएं तो मुझसे ज़्यादा परेशान होते। नानो का लहजा कुछ नरम पड़ गया। अब मैं जाऊँ? अलीज़ा ने फ़ौरन वहाँ से खिसकने की कोशिश की। हाँ ठीक है, जाओ। अलीज़ा फ़ौरन उठकर नानो के कमरे से बाहर आ गई। बाहर आने के बाद उसने अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ाए, मगर फिर जैसे उसके दिल में कोई ख्याल उभरा। नानो के कमरे का दरवाज़ा बंद था। वो यकीनन अब इसी वक्त वहाँ से निकलती जब उमर की मम्मी वहाँ से चली जाती। मुझे देखना चाहिए कि उमर और उसकी मम्मी। वो एकदम मुतजस्सिस हो गई। अपने कमरे की तरफ जाने के बजाय वो पिछला दरवाज़ा खोल कर लॉन में निकल आई। वहाँ से लंबा चक्कर काट कर वो लाउंज की उन खिड़कियों तक आ गई जो लॉन में खुलती थी। लॉन में तारीकी थी, इसलिए उसे ये तसल्ली थी कि वो खिड़की से देखी नहीं जा सकती। फिर भी वो दबे पाँव लाउंज की खुली खिड़कियों के पास आ गई। अंदर से आती ही उमर की बुलंद आवाज़ ने उसे चौंका दिया। मुझे आपसे कोई रब्ता रखने में दिलचस्पी नहीं है, फिर आप मेरे पीछे क्यों पड़ी हैं? अलीज़ा ने थोड़ी सी गर्दन आगे करके अंदर का मंजर देखने की कोशिश की। वो माँ बेटे का जो जज्बाती सीन देखने के लिए आई थी, वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। उमर सोफे पर बैठने के बजाय लाउंज के दरमियान में खड़ा था और उसका लहजा बहुत दुरुस्त था, जबकि दारा आंटी उसी सोफे पर बैठी हुई थी। अलीज़ा को उनका चेहरा बहुत बुझा हुआ लगा। तुम मेरे बेटे हो उमर? उन्होंने उमर से कुछ कहने की कोशिश की, मगर उमर ने उनकी बात काट दी। अब मैं आपका बेटा हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर है? उमर, इस तरह बात मत करो मुझसे। मैं इसी तरह बल्कि किसी भी तरह आपसे बात नहीं करना चाहता। आप बस यहाँ से जाएं। जहांगीर ने मेरे खिलाफ तुम्हारी इतनी ब्रेन वॉशिंग कर दी है कि उसने एक बार फिर गुस्से में माँ की बात काटी।
हाँ ठीक है, कर दी है उन्होंने ब्रेन वॉशिंग। फिर दारा आंटी जड़ चेहरे के साथ कुछ देर उसका चेहरा देखती रही। मैं तुम पर इतना हक तो रखती हूँ कि कभी कभार तुम्हें देख लिया करूँ, तुम मुझसे बात कर लिया करो। आप मुझ पर कोई हक नहीं रखती। आपकी अपनी फैमिली है, घर है, बच्चे हैं। आप अपनी ज़िंदगी उनके साथ गुजारें, खुद भी सुकून से रहें, दूसरों को भी सुकून से रहने दें, और अपना हर हक उस औलाद के लिए मखसूस रखें जो आपके साथ है। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, तो मैं क्या करूँ? मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज़ हो। बहुत सी बातें हैं जिनकी मैं वजाहत करना चाहती हूँ। मैं आपसे नाराज़ हूँ, ना ही आपकी वजाहतों में मुझे कोई दिलचस्पी है। मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश और मुतमईन हूँ, लेकिन आप मेरा सुकून ख़राब करना चाहती हैं। तुम मेरी औलाद हो उमर। मैंने इतना बहुत सा अरसा तुमसे रब्ता सिर्फ इसलिए नहीं किया कि मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरा ख्याल है अब तुम इतने मेच्योर हो चुके हो कि हर चीज़ को समझ सको। सिर्फ मुझे मोरद इल्ज़ाम ठहराने से हकीकत नहीं बदलेगी। मैंने आपसे कहा है ना, मुझे आपकी किसी वजाहत में कोई दिलचस्पी नहीं है। आप मेरी ज़िंदगी में अब मदाखलत ना करें। उसने इस बार तकरीबन चिल्लाते हुए कहा। मैं तुम्हारी ज़िंदगी में मदाखलत कर रही हूँ? मैं तुमसे सिर्फ मिलने आई हूँ। मैं आपसे मिलना नहीं चाहता, तो आप क्यों मिलने आई हैं? आप यहाँ से जाएं। मुझे इस घर में आने का कोई शौक़ नहीं था। तुम अगर सवात में मुझे देख कर यूँ वापस यहाँ भाग ना आते तो मुझे भी यहाँ ना आना पड़ता। किसने कहा है कि मैं सवात से भाग आया हूँ? और वो भी आपको देख कर? मैं वहाँ अपनी मर्ज़ी से गया था और अपनी मर्ज़ी से ही आया हूँ, और मैं आपसे खौफज़दा नहीं हूँ, फिर डर कर क्यों भागूँगा? उसने तनक कर कहा। तुम मुझसे खौफज़दा नहीं हो, लेकिन जहांगीर से खौफज़दा हो, इसीलिए तुम मुझे इस तरह रद्द करते हो। अच्छा ठीक है, मैं पापा से खौफज़दा हूँ। फिर जब आप ये बात जानती हैं तो इस तरह मुझे परेशान क्यों कर रही हैं? तुम अब कोई नन्हे बच्चे नहीं हो उमर, बड़े हो चुके हो, अपने फ़ैसले खुद करते हो। तुम्हें मेरे बारे में भी फ़ैसला खुद करना चाहिए। अगर जहांगीर की दूसरी शादी पर तुम्हें कोई एतराज़ नहीं और तुम उसकी फैमिली के साथ एडजस्ट कर सकते हो, तो फिर मेरी दूसरी शादी। इस बार उनके लहजे में बेचारगी थी, मगर उनकी बेचारगी ने उमर पर कोई असर नहीं किया। उसने एक बार फिर उनकी बात काट दी। मुझे आपकी दूसरी शादी पर भी कोई इतराज़ नहीं है। मैं आपको बता चुका हूँ कि मुझे आपसे और आपकी ज़िंदगी से कतई कोई दिलचस्पी नहीं है। आपने जो चाहा किया, आपने जो चाहा करें। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ आप मेरा पीछा करने की कोशिश ना करें। मैं तुमसे साल में चंद बार मिलना चाहती हूँ, चंद बार फ़ोन पर बात करना चाहती हूँ। मुझे इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। मैं आपकी वजह से ज़िंदगी में पहले ही बहुत अदियत उठा चुका हूँ, अब मज़ीद किसी प्रॉब्लम का सामना करना नहीं चाहता। मैं आपसे कोई रब्ता रखना नहीं चाहता। ये बात आप अच्छी तरह समझ लें। तुम बिल्कुल अपने बाप की तरह बेहिस हो, खुदगर्ज हो। जिस तरह वो हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोचता था, इसी तरह तुम भी सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। फिर आप मेरे जैसे बेहिस और खुदगर्ज इंसान के पास क्यों आई हैं? क्यों बार बार फ़ोन करती हैं, ख़त लिखती हैं? इंसान में जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट होती है वो शायद आप में नहीं है। मेरी खामियों की निशानदेही करने के बजाय आप मुझे छोड़ दें। मैं तो आपके पीछे भागता हूँ, ना आपकी खामियाँ जताता हूँ। तुम मेरे बेटे हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। आप मुझे बहुत साल पहले छोड़ चुकी हैं, और उस वक्त भी मैं आपका बेटा था। उमर, तुम्हारे दिल में मेरे लिए जो शिकायतें हैं वो ठीक हैं, मगर मेरे दिल में आपके लिए कोई शिकायत नहीं है। मैं सिर्फ आपकी झूठ की निशानदेही की है। चंद साल बाद जब तुम शादी करोगे और तुम्हारे बच्चे होंगे, तब तुम्हें अंदाज़ा होगा कि औलाद को छोड़ना कितना मुश्किल होता है। मैं कभी शादी नहीं करूँगा। आपने मुझे कोई नया रिश्ता कायम करने के काबिल नहीं छोड़ा। आपने रिश्तों को कितना जहर आलूद कर दिया है मेरे लिए, आपको अंदाज़ा ही नहीं है। अलीज़ा दम बखुद उसकी बातें सुन रही थी। 1 घंटे पहले वाला उमर अब कहीं गायब हो चुका था। वो जो कुछ देर पहले उसे समझा रहा था, कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कह रहा था, सब कुछ भुला देने की ताकीद कर रहा था, अपने माँ बाप के प्रॉब्लम्स को समझने की नसीहत कर रहा था, वो उस वक्त वही सब कुछ दोहरा रहा था जो कुछ देर पहले वो रोते हुए उससे कह रही थी। फ़र्क सिर्फ ये था कि वो रो नहीं रहा था। ये सब सिर्फ मैंने नहीं किया, जहांगीर ने भी किया है। बट यू वर द रूट कॉज ऑफ एवरीथिंग। लेकिन उसकी बुनियादी वजह आप हैं। आपको बीवी बनना नहीं आता था तो आपने पापा से शादी क्यों की? अगर कर ली थी तो रिश्ते को निभाती। इस सब के बावजूद जो जहांगीर मेरे साथ करता रहा, औरत में बर्दाश्त होनी चाहिए। पापा में इतनी बुराइयां होती तो समरीर आंटी क्यों अब तक उनके साथ होती? आपकी तरह उन्होंने डिवोर्स नहीं दी। अलीज़ा ने दारा आंटी की आंखों में आंसू नमूदार होते देखे थे। जहांगीर जानवर है, एक ऐसा जानवर जिसे ज़िंदगी में अपने अलावा किसी दूसरे के एहसास का ख्याल नहीं, जिसके लिए सबसे ज़्यादा अहम अपनी खुशी है। अपने पैर के नीचे आने वाले घड़े को पुर करने के लिए वो किसी को भी उसमें फेंक सकता है, चाहे वो कोई बहुत अपना ही क्यों ना हो।
मुझे उस शख्स को छोड़ने पर कोई शर्मिंदगी नहीं है, ना ही कोई पछतावा है। तो फिर आप मेरे पास क्यों आती हैं? उनके साथ आपने मुझे भी छोड़ दिया, फिर अब टूटे हुए राब्ते क्यों जोड़ना चाहती हैं? तुम मेरी औलाद हो, तुमसे मेरा रिश्ता कभी ख़त्म नहीं हो सकता। आई डोंट रिक्वायर योर सरमन्स। आपको मेरे पास मोहब्बत नहीं, कोई ज़रूरत खींच कर लाई होगी। आप बता दें, आखिर अब आपको क्या चाहिए? मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारे पास ऐसा कुछ है ही नहीं जो तुम मुझे दे सको। तुम्हें पसंद हो या ना हो, मगर मैं तुम्हें ख़त भी लिखूँगी और फ़ोन भी करूँगी। जब मेरा दिल चाहेगा मैं तुमसे मिलने भी आया करूँगी। अलीदीन उन्हें लाउंज से निकलते हुए देखा। उमर अगले चंद मिनट खामोशी से लाउंज के बंद हुए दरवाजे को देखता रहा। फिर अलीदे ने उसे भी लाउंज से गायब होते देखा। अलीदे खिड़की के पास से हट गई। उसे उमर पर बहुत तरस आ रहा था। क्या वाकई उसे ज़ारा आंटी की ज़रूरत नहीं? क्या वाकई उनके बगैर रह सकता है? ये ज़ारा आंटी को इतना नापसंद क्यों करता है? और नानो तो कह रही थी कि ये उनसे बहुत अटैच था, मगर ये तो। उसका ज़हन बहुत से सवालों में उलझ गया। पिछले दरवाजे से वो एक बार फिर अपने कमरे में चली गई। तो क्या उमर सवार से इतनी जल्दी इसलिए वापस आ गया था क्योंकि उसने वहाँ ज़ारा आंटी को देख लिया था? मगर ज़ारा आंटी को उसने अवॉइड क्यों किया? उसने और फिर इस तरह वहाँ से चले आना, ये ज़ारा आंटी से वहाँ भी तो ये सब कुछ कह सकता था। कपड़े बदलते हुए भी वो मुसलसल उमर के बारे में सोच रही थी। वो नानों से दोपहर को पड़ने वाली डांट भी भूल चुकी थी। रात के खाने की मेज़ पर उमर नहीं था। वो कह रहा था उसे भूख नहीं है, तुम्हारे साथ बर्गर और आइसक्रीम खा कर आया था। नानो ने उसके इस्तफसार पर उसे बताते हुए साथ जैसे तस्दीक चाहिए। हाँ, बर्गर और आइसक्रीम तो खाई थी, उसने कुछ सोचते हुए कहा। बस इसीलिए वो अब खाना खाना नहीं चाह रहा। नानो ने मज़ीद कहा, यकदम ही जैसे उसका दिल भी खाने से औचाट हो गया। कुछ देर वो किसी न किसी तरह चंद लुक़मे खाती रही, मगर फिर उसने खाना छोड़ दिया। भूख नहीं है, मैंने भी बर्गर खाया है, शायद इसी वजह से। उसने डाइनिंग टेबल से उठते हुए नानो को वजाहत दी। अपने कमरे की तरफ जाते हुए उसने उमर के कमरे में तारीकी देखी। क्या वो इतनी जल्दी सोने के लिए लेट गया है? कुछ हैरान होकर उसने सोचा था। आम तौर पर वो रात को बहुत लेट सोता था। आज रूटीन में होने वाली ये तब्दीली फ़ौरन ही उसकी नज़रों में आ गई। कुछ देर वो उसके कमरे के आगे खड़ी रही, फिर खामोशी से आगे बढ़ गई।